दासी डायन। एक बार की बात है, राहुल अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। अरे यार महेश, कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और हम हैं कि कहीं घूमने नहीं गए। चलना यार, कहीं घूम कर आते हैं। अरे हाँ यार, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों ना हम सब राजगढ़ नगर चले। मैंने सुना है वहाँ एक लालगढ़ नाम का पुराना किला है और उस किले में एक डायन रहती है। अरे मुझे नहीं जाना ऐसी डरावनी जगह। अरे राधिका, चलते हैं ना यार, बड़ा मजा आएगा। और वैसे भी डायन जैसे कोई चीज होती ही नहीं। फिर राहुल सभी दोस्तों को राजगढ़ नगर जाने के लिए मना लेता है और अगले ही दिन राहुल, अंजलि, महेश और राधिका को अपनी कार में बिठाकर राजगढ़ नगर के लिए निकल जाता है। राजगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तभी महेश कहता है, हम सभी राजगढ़ नगर पहुंच गए हैं और अब रात भी होने वाली है। ऐसा करते हैं, यहाँ एक पास में धर्मशाला है, उसी में रूम बुक कर लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ यार, ये ठीक रहेगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है। फिर चारों दोस्त खाना खाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी तैयार होकर लालगढ़ किला देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही राधिका वहां जाने की जिद करने लगती है। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर है, मुझे भी जाना है मंदिर में। हाँ ठीक है राधिका, पर मंदिर से जल्दी आ जाना। हाँ? क्यों, तुम सब नहीं चलोगे मेरे साथ? अरे राधिका जी, आप ठहरी पक्की पुजारन, इसलिए आप ही पधारिए मंदिर। हम सब आपका यहीं वेट करते हैं, जल्दी आ जाओ। राधिका मंदिर जाती है और देवी माँ का आशीर्वाद लेती है। तभी मंदिर के पुजारी राधिका को देवी माँ का लॉकेट देते हैं और राधिका से कहते हैं, ये देवी माँ का लॉकेट है बिटिया। इसे जो भी अपने गले में पहनता है वो बुरी नजर और बुरी बला से बचा रहता है। राधिका अपने गले में लॉकेट पहन लेती है और पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, क्या मुझे 3 लॉकेट और मिल सकते हैं? फिर राधिका पुजारी जी से लॉकेट लेकर अपने दोस्तों को देती है, पर कोई भी लॉकेट नहीं पहनता और लॉकेट गाड़ी में रख देते हैं। महेश लॉकेट अपने शर्ट की पॉकेट में रख लेता है। लो, आ गया लालगढ़ का किला। सभी किले के अंदर जाते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उनसे कहता है, ये किला शाम 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए तुम सभी टाइम से बाहर आ जाना। और तुम सभी को ये तो पता ही होगा कि इस किले में एक डायन है जो रात के अंधेरे में इस किले में घूमती रहती है। इस किले में जो भी रात को रुका वो बाहर जिंदा वापस नहीं आया है, इसलिए तुम सभी इस बात का ध्यान रखना। फिर सभी दोस्त किले के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाता है। महेश, रात होने वाली है, कहीं सच में यहाँ डायन आ गई तो? राहुल हंसते हुए कहता है, अरे तो कोई नहीं, हम सब उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। क्यों अंजलि? और वैसे भी अंजलि को तो सेल्फी लेना बहुत पसंद है। वेरी फनी। अच्छा राहुल, चलो हम दोनों ऊपर चलते हैं, शायद हमें वहाँ वो डायन मिल जाए। फिर अंजलि और राहुल किले में ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद महेश को किसी की परछाई दिखाई देती है और राधिका और महेश उस परछाई के पीछे चल देते हैं। कौन है वहाँ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? आखिर है कौन वहाँ पर? तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। महेश और राधिका कमरे में जाकर देखते हैं कि तभी अचानक से कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। महेश प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओफो, राधिका, डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके सामने एक डरावनी डायन आ जाती है और उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज एक नहीं बल्कि 2 लोगों का खून पीने को मिलेगा।
अरे मर गया रे, अरे मर गया, ये तो सच में एक डायन है। कहा था ना मैंने, पर मेरी सुनता कौन है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा। ये डायन तो किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे इस डायन से बचा लीजिए। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी डायन महेश का गला पकड़ लेती है और जैसे ही उसके गले पर दांत मारती है कि राधिका महेश को बचाने के लिए डायन का हाथ पकड़ लेती है। राधिका के छूते ही डायन को एक जोरदार झटका लगता है और डायन दूर जाकर गिरती है। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? जब तक हमारे पास ये लॉकेट है तब तक वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा। काश राहुल और मैंने भी माता का लॉकेट पहन लिया होता तो आज राहुल जिंदा होता। महेश अपने गले से लॉकेट उतारकर अंजलि के गले में पहना देता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी जोर से हंसते हुए डायन वहां आ जाती है और महेश का गला पकड़ लेती है। अब तेरी बारी है। बहुत भगाया है तुम तीनों ने मुझे। अब एक एक करके तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। जैसे ही डायन महेश का खून पीने लगती है, राधिका अपने गले से लॉकेट उतारकर डायन के गले में पहना देती है। डायन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या किया तुमने? निकालो इसे, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा जला डालूंगी। महेश डायन से अपना गला छुड़ाता है। हे माता रानी, हमें इस खूनी प्यासी डायन से बचाना। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो डायन अचानक से गायब हो जाती है। किले का गेट खुलता है और वो तीनों उस किले से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, आज के बाद हम कभी भी इस किले की तरफ नहीं आएंगे। जादुई फूल बेचने वाला भूत। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव से दूर एक सुनसान जगह थी जहां पर एक डरावना भूत रहता था। उस भूत ने अपने घर में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उगा रखे थे, जिन्हें वो टोकरे में भरकर आम आदमी के रूप में बेचने के लिए ले जाया करता था। रामनगर के पास ही में एक बस स्टैंड था, जहां एक दिन वो भूत एक आम आदमी के रूप में अपना फूलों से भरा टोकरा लेकर जाता है और बोलता है, अरे वाह, फूल बेचने के लिए ये जगह तो सबसे बढ़िया है। यहाँ तो बहुत से लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तभी वहां एक बस आकर रुकती है और भूत जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल ले लो, फूल। तभी बस में बैठा एक आदमी फूल वाले को बुलाता है। अरे फूल वाले भैया, ये लाल वाले फूल कैसे दिए हैं? साहब, ये लाल फूल है 10 रुपए में एक। अरे भाई, 10 रुपए में सिर्फ एक? इतने में तो एक पूरी माला आ जाएगी। अरे साहब, चलिए आपको 10 रुपए में 2 फूल दे देता हूँ। घर जाकर अपनी धर्मपत्नी जी को दीजिएगा। ये लाल फूल देखेगी तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। बस में बैठे कुछ और लोग भी उससे फूल खरीद लेते हैं और बस वहां से चली जाती है। भूत हंसते हुए बोलता है, आज तो मजा ही आ गया, मेरे काफी फूल बिक गए। अरे इन सब लोगों को क्या पता कि मेरे इन फूलों की खुशबू जो भी सुंदर औरत लेगी वो मेरे वश में हो जाएगी, और इन फूलों का असर सिर्फ सुंदर औरतों पर ही होगा, और वो सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास भागी चली आएंगी। ऐसा बोलकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है और अपने घर चला जाता है। फिर बस वाला आदमी अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ओ मेरी प्यारी शीला, अरे जरा देख तो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं अपनी लाल परी के लिए लाल गुलाब लाया हूँ। अजी आप भी ना कैसी बातें करते हैं। ये गुलाब तो सच में बहुत सुंदर है, इसकी खुशबू से तो पूरा कमरा ही महक उठा। ये कहकर शीला फूल अपने बालों में लगा लेती है। फिर रात को वे दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं। आधी रात होते ही शीला अपने घर से निकलकर भूत के पास पहुंच जाती है। अरे वाह,
मेरे फूलों की खुशबू आखिर तुझे मेरे पास ले ही आई। फिर भूत शीला को एक कमरे में बंद कर देता है। तभी दो और सुंदर औरतें वहां आती हैं। वे औरतें भी उस भूत के वश में होती है। भूत उन्हें भी ले जाकर शीला के साथ कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन भूत फिर से आम आदमी का रूप लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है और तभी लोगों से भरी हुई बस स्टैंड पर आकर रुकती है। फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार रंग बिरंगी फूल, हर तरह के फूल है मेरे पास। फूलों की माला, फूलों का गजरा, जो भी पसंद आए वो ले लो। अभी बस में दो दोस्त रामू और श्यामू बैठे होते हैं। अरे फूल वाले, एक सुंदर सा गजरा तो देना भाई। अरे वाह रामू, क्या बात है, भाभी जी के लिए गजरा? हाँ भाई, तेरी भाभी को बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है। अरे श्यामू, तू भी कुछ ले ले अपनी पत्नी जी के लिए, वो भी खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ भाई, अरे तुम भी एक गजरा ले लो अपनी पत्नी जी के लिए। वैसे भी सुंदर औरतें बालों में फूल लगाकर और भी सुंदर लगती हैं। ठीक है भाई, अगर तुम इतना कह रहे हो तो एक गजरा मुझे भी दे दो। उसके बाद वे दोनों गजरा लेकर वहां से चले जाते हैं और घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों को गजरा दे देते हैं। श्यामू अपनी पत्नी लीला से कहता है, सही कहा था उस फूल वाले ने, सुंदर औरतें बालों में फूल लगाकर और भी सुंदर दिखती हैं। जी आप भी ना कैसी बातें करते हैं। चलिए अब सो जाइए, काफी रात हो गई है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। आधी रात होते ही लीला उठती है और अपने कमरे से निकलकर भूत के पास चल पड़ती है। तभी श्यामू लीला को बाहर जाते हुए देख लेता है और लीला को आवाज देता है, अरे भगवान, आधी रात को कहाँ जा रही हो? पर लीला पर भूत के फूलों का असर होता है। थोड़ी दूर जाकर लीला गायब हो जाती है और भूत के पास पहुंच जाती है। श्यामू ये सब देखकर डर जाता है। थोड़ी देर में सुबह होती है और श्यामू भागते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? कल रात से तेरी भाभी भी नहीं मिल रही है। जब से उसने अपने बालों में गजरा लगाया तब से वह बस फूलों की बातें किए जा रही थी। भाई, हो ना हो हमारी पत्नियों के गायब होने के पीछे जरूर उस फूल वाले का हाथ है। फिर वे दोनों बस स्टैंड पर जाते हैं और फूल वाले का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वे भूत के घर तक पहुंच जाते हैं और चुपचाप खिड़की से देखने लगते हैं। फूल वाला आम आदमी अब अपने भूतिया रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सारी औरतें बहुत डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे नाश पीटे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें यहाँ पकड़ कर ले आया है? तुम सुंदर औरतों के खून से ही तो मेरे इन सुंदर सुंदर फूलों को शक्ति मिलती है। जितनी ज्यादा फूलों को शक्ति मिलेगी, मैं उतना ही ताकतवर बनूंगा और फिर पूरे गांव पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। आज आधी रात को ही मैं एक एक करके तुम सारी सुंदरियों का खून अपने फूलों में डालूंगा। रामू और श्यामू ये सब खिड़की से देख और सुन रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे भाई श्यामू, ये फूल बेचने वाला तो भूत निकला। अब हमें इन सभी औरतों को भूत के चुंगल से निकालने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। हाँ भाई, हमारी पत्नी भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है। आज हमारी बारी है इनके लिए कुछ करने की। ये कहकर दोनों गांव चले जाते हैं और गांव के सरपंच को सारी बात बताते हैं। तभी कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरी बीवी भी 2 दिनों से गायब है, कहीं वो भी उस भूत के पास तो नहीं चली गई? तभी रामू सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न मैं और श्यामू औरत के रूप में किसी तरह उस भूत के पास चले जाए और मौका मिलते ही उसके बगीचे से फूलों को तोड़ दे। अपनी पत्नियों को बचाने के लिए तुम सब उस शैतान भूत से भी लड़ने को तैयार हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई रात होने वाली है। भूत उन सब औरतों को कुछ करे उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। ये कहकर सभी वहां से चले जाते हैं।
रामू और श्यामू साड़ी पहनकर भूत के पास जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम दोनों कितनी सुंदर हो कि सबसे पहले मैं तुम दोनों का ही खून अपने फूलों में डालूंगा। भूत ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मर गया रे, नास पिटा, अरे सबसे पहले हमें ही मार डालेगा। रामू मौका देखकर सरपंच और गांव के बाकी लोगों को भूत के फूलों के बगीचे में ले जाता है और सभी मिलकर फूलों को तोड़ देते हैं। जैसे ही फूल टूटते हैं भूत जलने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आखिर भूत राख में बदल जाता है। सभी औरतें भूत के चंगुल से निकलकर बहुत खुश होती हैं और सब अपने गांव वापस लौटते हैं। एहसास। फिर एक सपना, उसके पूरे होने का डर क्यों? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? प्रीति और उसके सपने, अनकहे अनजाने, कुछ राज समेटे हुए। ये कहानी शुरू होती है बंगाल के एक छोटे से शहर वीरानगंज से, जहाँ प्रीति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही अजीबोगरीब एहसास हुआ करते थे, जिसके होने की वजह से वो आज तक अनजान थी। क्या हुआ बेटा, तू चीखी क्यों? बड़ी माँ, सपने में एक काले कपड़े पहना आदमी हाथ में खंजर लिए मेरे पीछे भाग रहा था। मैं चीखती हुई भाग रही थी और तभी मेरी नींद टूट गई। वो काले कपड़े वाला आदमी कौन होगा बड़ी माँ? ये सब कुछ नहीं होता बेटा, बस एक सपना था। वो इंसान है हम, तो सपने तो आएंगे ही ना। इन चीजों में दिमाग मत लगाया कर, सो जा। रूपा प्रीति को सांत्वना देकर कमरे से बाहर तो आ जाती है, पर उसका मन भी डर से भर जाता है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हे देवी माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अगली सुबह प्रीति रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी नजर हूबहू वैसे ही आदमी पर पड़ती है जिसे उसने सपने में देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें लाल थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर प्रीति को देखता है। बड़ी माँ मानती ही नहीं है। लो, वही आदमी दिख गया। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी रक्षा करना। प्रीति जैसे ही ये बात कहकर पीछे मुड़ती है, वो आदमी अचानक ही गायब हो जाता है। मेरा हाथ, बहुत जलन हो रही है। प्रीति क्या देखती है कि उसके हाथ में हर तरफ नोचने के निशान थे। ये अचानक मेरे हाथों पर खरोच के निशान कैसे आ रहे हैं? लग रहा है किसी ने बेरहमी से नोचा है। बहुत दर्द हो रहा है। कॉलेज पहुंचते ही कोई क्रीम लगाती हूँ। प्रीति जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, उसके शरीर के निशान देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। प्रिया कहती है, ये ऐसे खरोच के निशान, लग रहा है किसी जानवर ने नोचा हो। ये कैसे हुआ प्रीति? पता नहीं यार, अचानक ही। ऐसी खरोंचें तो अक्सर किसी बुरे सांप के छूने से आ जाती हैं प्रीति। क्या यार, तू भी इसे डरा रहा है? अरे लग गई होगी कोई चोट। कोई चोट नहीं लगी मुझे। शिवम सही कह रहा है। मुझे रास्ते में एक अनजान शख्स दिखाई दिया और उसे मैंने सपने में भी देखा था। फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया और मेरे शरीर पर ऐसे निशान आ गए। तुम्हारी बुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, पर मैं नहीं जानती ठीक ठीक कि क्या हुआ था। बट शायद मेरी ही उम्र की रही होंगी। मेरी तरह वो भी घटनाओं के होने से पहले उनको महसूस कर लिया करती थी। फिर एक दिन उन्होंने कुछ देखा और फिर वो कभी उठी ही नहीं। बस इतना ही जानती हूँ मैं। तुम लोग ये सब क्या लेकर बैठ गए? प्रीति को दवा लगा दो पहले और चलो हम लोग कॉलेज के बाद कहीं घूमने जाते हैं, मजा आएगा। प्रीति का मूड ठीक करने के लिए कॉलेज के बाद सभी घूमने निकल पड़ते हैं। सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई, एक ऐसा सफर जो सबका मन मोह ले।
रास्ते में प्रीति की नजर एक हवेली पर पड़ती है। चलो ना यहीं चलते हैं, खंडर सा भी है, मजा आएगा। पुरानी चीजें देखी नहीं कि प्रीति का मूड चंगा हो ही जाता है। अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर उस हवेली में जाते हैं। 1912। 1912 ये क्या है? पता नहीं, दिमाग में ये नंबर आया। छोड़ो, मैं तो कुछ भी कहते रहती हूँ। अंदर चले। तीनों उस पुरानी हवेली के अंदर जाते हैं। प्रीति जैसे ही हवेली की दहलीज पर कदम रखती है, अचानक आंधी तूफान सा माहौल हो जाता है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है। प्रीति के शरीर के खरोच के निशान वापस से हरे हो जाते हैं। ये निशान बहुत जल रहे हैं। मौसम के बदलते हुए रुख को देखकर सभी फौरन अंदर हवेली में चले जाते हैं। अंदर तीनों इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तभी प्रिया के हाथ एक नेम प्लेट लगती है जिस पर 1912 ही लिखा हुआ था। प्रीति देख, इस नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? कर्णिका पैलेस 1912। तेरी बुआ का नाम भी तो कर्णिका ही था ना? हाँ, मतलब कि ये घर मेरा भी है, पर सबने आज तक ये छुपाया क्यों? तभी प्रीति ऊपर देखती है जहां उसे गैलरी में वही काला साया दिखाई देता है जो प्रीति को देखकर मुस्कुराता है। देखो फ्रेंड्स, वही काला साया है ऊपर। सभी ऊपर देखते हैं पर ऊपर कोई नहीं होता। कहाँ गया? अभी तो यही था। मुझे कुछ एहसास हो रहा है। फ्रेंड्स, लगता है मानो इसी हवेली में मैं रही हूँ, पहले, बहुत पहले। तभी अपनी आंखों के सामने प्रीति को कुछ चीज दिखाई देनी शुरू होती है। वो देखती है कि उसकी बुआ उसी अनजान आदमी के साथ कोई तंत्र साधना कर रही है। तुमने जो कहा मैंने किया ना, अब तो मुझे जाने दो ना। नहीं कर्णिका, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। ये कहते ही वो आदमी कर्णिका को छूता है और कर्णिका का शरीर पूरी तरह काला पड़ जाता है और वो मर जाती है और वापस से प्रीति को सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखने लग जाता है। ये सब क्या है? बुआ जी क्यों उस आदमी के साथ थी? कौन है वो? तभी शिवम और प्रिया के सामने भी वो अनजान आदमी आ जाता है। कैसी हो कर्णिका? प्रीति के रूप में फिर से पैदा हुई तुम। पर देखो देखो, किस्मत वापस मेरे ही पास आ गई ना। मैं कर्णिका? तुम्हारी बुआ कर्णिका। उसे काले जादू से ताकतें हासिल करनी थी और उसी काले जादू ने मुझे जन्म दिया। उसकी ताकत की लालच उसे ही खा गई और वो दोबारा तुम्हारे रूप में पैदा हुई। इसलिए तुम में बहुत सी शक्तियां हैं, पर अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है प्रीति। वो कर्णिका थी, मैं प्रीति हूँ। मुझे किसी भी ताकत की कोई लालच नहीं है। यू कांट डिस्ट्रॉय मी। वो काला साया प्रीति के पीछे भागता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसने सपने में देखा था। प्रीति भागती हुई ऊपर कमरे में खुद को बंद कर लेती है। आज मेरा सपना ही मुझे बचाएगा। प्रीति अपने सपने को याद करती हुई कमरे के एक कोने में पड़े एक मटके को निकालकर जमीन पर छोड़ देती है और साया गायब हो जाता है। हॉरर कहानियां थी। काला जादू। अपने बेटे रिशु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब रिशु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है, तब से रोज बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साए को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि
मुझसे बदला लेगा। माँ, माँ कहीं ये प्रशांत। चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना, उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली, उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर रिशु के रूम की तरफ गई, जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूँ, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे रिशु को कुछ मत करना। वो परछाई रिशु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे रिशु को छोड़ दो। उस परछाई ने रिशु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। रिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ, माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ, माँ ये मुझे मार डालेगा, माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं, नहीं ऐसा मत करो, मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई रिशु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। रिशु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे रिशु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतियां नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। रिशु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और रिशु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा? काली परछाई? तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और रिशु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी।
सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो। क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है? किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने? किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था। हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने? ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं, इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी, नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा। मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहाँ लेकर आओ। मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है। प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाज़ों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। डाकिनी ननद। लठैतपुर नाम के एक छोटे से गांव में निर्मला अपने परिवार के साथ रहती थी। निर्मला के बेटे बहू बहुत ही अच्छे थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर इतने खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। न जाने किसकी नज़र निर्मला निवास को लगी कि एक भला पूरा परिवार पूरी तरह बिखर कर रह गया। माँ जी, सुबह के 11 बज गए, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी माँ जी। चलिए नाश्ता कर लीजिए अब। अरे बहू, मैं खा लूंगी, मेरे कारण तू भूखी मत रहा कर। मुझे पता है तूने भी नाश्ता नहीं किया होगा। मेरी छोड़िए, ये भी भूखे ही काम पर गए हैं। हे भगवान, तुम लोग भी ना, इस जमाने में जहाँ सब अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो। जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो इतनी फिक्र करने वाला बेटा और इतनी प्यारी बहू मिले हैं। जा लेकर आ खाना, दोनों साथ खाएंगे। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अपना सामान हाथ में उठाए चीखती हुई रश्मि घर पर आती है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? अपनी बेटी को भिखारियों के यहाँ दे दिया और खुद की बहू है जो देखो सिठानी बनी बैठी है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे निकम्मी, ये सब ड्रामा मेरे सामने मत कर। तुम दोनों की चालाकियों को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम लोगों ने माँ को तो अपने वश में कर लिया, पर इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे नहीं बहला पाओगे। मैं इस घर में अपना हिस्सा लेने आई हूँ। ये सब क्या कह रही हो तुम रश्मि? तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे भाई ने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारी शादी की। जो कुछ भी हमारे पास था सब कुछ तुम्हारी शादी में लगा दिया, और दामाद जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रही है बेटा? जिस जमीन को गिरवी रखकर मेरी शादी की गई थी ना, वो भी बाबूजी की ही थी माँ। इन लोगों की कमाई हुई संपत्ति नहीं है। और तुम्हें तो तुम्हारे बेटे बहू ने पता नहीं कौन सी मिश्री घोलकर पिला दी है, जो बस इनकी ही बोली बोलती रहती हो। आज से मैं इसी घर में रहूंगी जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता। रश्मि निर्मला की एक नहीं सुनती और पूरा दिन अपनी भाभी से लड़ती रहती है। रात को सुरेश काम से लौटता है। कोई तुम्हारे कान भरे उसके पहले मैं ही बता देती हूँ कि मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हूँ। और जब तक बराबर का हिस्सा मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। अरे दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? जरा हमारी हालत को तो समझो। रश्मि किसी की एक नहीं सुनती और अगले ही दिन अपने भाई पर मुकदमा कर देती है।
मुकदमा करने के बाद वो एक लॉयर से मिलने जाती है। देखिए रश्मि जी, केस तो आपके भाई के फेवर में है। मुझे तो ये केस हमारे हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। जाता हुआ लग रहा होगा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। अब मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा वकील साहब। जायदाद की लालच रश्मि को अंधा कर देती है और वो सीधे स्मशान घाट के एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। ये लीजिए बाबा, मेरे भाइयों की तस्वीर। कुछ ऐसा कीजिए कि ये लोग ऐसी परेशानी में फंसे कि उसी में उलझे रहे और ये घर मेरा हो जाए। बाबा रश्मि को एक लाल कपड़े में कीले और पीले सरसों बांध कर देते हुए कहते हैं, बस इस लाल कपड़े को रात को ठीक 3 बजे तेरे भाई के खेत की जमीन में दबा देना। उसके बाद इसका जादू देखना। रश्मि बिल्कुल वैसा ही करती है और अगले ही दिन जब सूरज खेत पर जाता है, उसका पैर जैसे ही उस हिस्से में पड़ता है जहां रश्मि ने कीले गड़ी थी, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसे घर पर लाया जाता है। दवाई लेकर सूरज अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके सिरहाने बैठा हो। कौन है? कौन है? तभी कमरे में एक रोशनी आती है जो सीधा उस औरत पर पड़ती है जो सूरज के सिरहाने बैठी थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर इस तरह ढके हुए थे कि उसका चेहरा देख पाना मुश्किल लग रहा था। अपने बालों को हटाती हुई वो सूरज की ओर देखती है। तेरी बहन ने मुझे भेजा है तुझे साथ लाने को। चलना, चल। वो डायन सूरज की छाती पर बैठ जाती है और उसके शरीर से धीरे धीरे आत्मा खींचने लग जाती है। सूरज की हालत बद से बदतर होने लग जाती है। सूरज के सामने जब सब रो रहे होते हैं, रश्मि कहती है, अब सुहाग ही नहीं रहेगा तो किसके लिए हिस्सा रखोगी भाभी जी? हे भगवान, तुझे जानने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाई इतना तड़प रहा है पर तुझे प्रॉपर्टी की आग लगी हुई है। अरे अब बहुत हुआ। मेरे बाप समान भाई की ऐसी हालत देखकर भी तुझे दया नहीं आई। तुझे इस घर से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल जा यहाँ से, निकल। रश्मि सबके सामने घर से निकल जाती है और वापस बाबा के पास चली जाती है। बाबा, सुरेश तो मर गया, पर प्रॉपर्टी का कुछ भी मेरे हाथ न लगा। कुछ कीजिए, कोई रहे ना रहे, अब तो सब कुछ मुझे मेरे नाम चाहिए बस। बाबा रश्मि को राख और एक शीशे की कटोरी देते हुए कहते हैं, ये लो, इस कटोरी को अपने घर की छत पर तोड़ देना और इस राख को अपने घर के चारों ओर बिखेर देना। फिर वो घर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। पर याद रखना, ये काला जादू जितना देता है उससे ज्यादा लेता भी है। क्या ले लेगा मेरा? मैं नहीं डरती किसी से। रश्मि रात के अंधेरे में कटोरी और राख लेकर निकलती है। वो घर पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में एक पत्थर से टकराकर वो कटोरी उसके हाथ से टूट जाती है और हर तरफ राख गिर जाती है। तूने मुझे बुलाया? ले मैं आ गई। ताजा ताजा मांस। मुझे नहीं, मेरे घर वालों के लिए था। छोड़ दे मुझे। छोड़ती ही तो हूँ मैं इंसानों को। इंसान को खाती हूँ, उसके नाखून छोड़ देती हूँ। डायन सूरज को छोड़कर रेशमा के पास आ जाती है। सूरज की तबीयत सुधरने लगती है और वो ठीक हो जाता है और रेशमा के बुरे कर्म उससे ही निगल जाते हैं। हॉरर कहानियां थी। खूनी गुड़िया। वो आवाज। आधी रात का वक्त हो चुका था।
पड़ोस वाले घर से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ में उसी घर में रहने वाली देवकी नाम की औरत की लोरी गाने की आवाज़ भी। ये आवाज़ सुनते ही राधिका डर से थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से गहरी नींद में सोए अपने पति केशव को जगाया। केशव उठो, देखो ना, फिर से किसी की लोरी गाने की आवाज़ आ रही है बाजू वाले घर से। क्या हुआ राधिका, क्यों परेशान हो रही हो? अरे कोई आवाज नहीं आ रही है यार। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। अरे कोई मूवी देख रहा होगा, उसकी आवाज होगी। देवकी और उसके पति मोनिश ने बताया ना कि उनके बच्चे नहीं होते। उस घर में कोई बच्चा नहीं है। अब ना तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन अभी बस 2 मिनट पहले तो देव की लोरी गा रही थी और एक बच्चा रो रहा था। राधिका हैरान थी कि आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई क्यों देती थी। लेकिन जब उसके पति केशव ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन राधिका के कानों में किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज गूंजने लगी। राधिका बुरी तरह से डर गई थी। अगली सुबह मैं दुकान जा रहा हूँ, आज माल खत्म हो रहा है दुकान में। इन दिनों पता नहीं क्यों लोग जमकर खिलौने खरीद रहे हैं। आज बड़े बाजार जाकर सारे खिलौने ले आता हूँ। आप रात होने से पहले आ जाएंगे ना? लगता है तुम देवकी से अभी तक डरी हुई हो। अच्छा ठीक है, देखो घर के पीछे वाली गैलरी में मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हें अक्सर देवकी नजर आती है और तुम ना फिर डर जाती हो। ठीक है केशव, मैं आज उधर जाऊंगी ही नहीं। जब भी उधर देखती हूँ कुछ डरावना ही नजर आता है। केशव दुकान चला जाता है। तभी अचानक राधिका को याद आता है कि घर की गैलरी में उसने कुछ कपड़े सुखाए थे। डरते हुए वो वहां जाती है। दूसरी तरफ देवकी की गैलरी नजर आती थी। राधिका जैसे ही कपड़े लेकर वापस आने को पलटती है, उसकी नजर सामने देवकी की गैलरी में पड़ी। वहां एक 4 साल की बच्ची खड़ी होकर उसे घूर रही थी। हे भगवान, ये कौन है? कौन है ये? मैं इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है? हाँ, पूछ लेती हूँ, फिर केशव को बताऊंगी। वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करते ना। बेटा, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तभी अचानक वहां पर देवकी आती है और वो बच्ची गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप किससे बात कर रही थी? वो यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा था। वो कौन थी? कहाँ गई वो अभी? कौन लड़की? मैंने कहा ना मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा था, वो यही थी। वो आपके पीछे कौन है? राधिका को फील होता है कि किसी ने उसे धीरे से पुकारा, आंटी। राधिका पलट कर देखती है तो वहां वो छोटी बच्ची खड़ी थी। राधिका चीख कर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो केशव उसके पास खड़ा था। क्या हुआ राधिका? राधिका, होश में आओ। वो तो भला हो देवकी जी का, जिन्होंने तुम्हें बेहोश पड़ा देखकर मुझे कॉल कर दिया और मैं घर आ गया। तुम उस गैलरी में गई ही क्यों? केशव, वो लड़की यहाँ आ गई थी और वो देवकी, वो ठीक औरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो राधिका। आज देवकी जी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। क्या सोचती रहती हो? अरे कोई नहीं है उस घर में। अगले दिन केशव की दुकान जाते वक्त, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी। अच्छा ओके ठीक है, चलो चलो। अब दुकान पर पहुंचकर, वाह केशव, कितने सारे नए खिलौने। और ये इस पैकेट में क्या है? अरे एक बड़े साइज की डॉल है, मार्केट में नहीं आई है। सोचा अगर लोग खरीदेंगे तो अगली बार और ऑर्डर कर दूंगा। क्या मैं देख लूं इस डॉल को? हाँ देख लेना। मैं जरा माल लेने बड़े बाजार जा रहा हूँ। तुम दुकान संभाल लो और आराम से बैठकर खिलौने देख लो, ठीक है? केशव दुकान से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद देवकी दुकान पर आती है। कैसी हो तुम?
तुम यहाँ क्या लेने आई हो? गुड़िया? गुड़िया? मेरा मतलब तुम गुड़िया का क्या करोगी? तुम्हारे घर में तो बच्चे। तुम मुझे गुड़िया दिखाओ, बस बड़ी वाली गुड़िया। राधिका घबराते हुए बड़ी डॉल का पैकेट खोलती है। बिल्कुल ऐसी ही डॉल चाहिए। आज वो खुश हो जाएगी इसे देखकर। कौन खुश हो जाएगी? देव की अजीब नजरों से राधिका को देखती है और बिना कुछ कहे पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधिका शॉप के अंडरग्राउंड में नए टॉयज का मॉल चेक करने जाती है। वहां बच्चों का एक झूला था। राधिका ने देखा कि वो झूला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उतरा हो। राधिका को किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। कौन है वहाँ? वही छोटी लड़की जो देविका के घर दिखी थी, राधिका के सामने आ जाती है। आंटी, मुझे गुड़िया चाहिए, वो बड़ी वाली। मेरे पास कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। बड़ी गुड़िया चाहिए, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ये सारे खिलौने जिंदा कर दूंगी और फिर वो आपको मार डालेंगे। कौन हो तुम? मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास बड़ी गुड़िया। अभी तो थी ना, कहाँ गई? वो देव की ले गई अपने साथ। अभी जाओ और मेरी गुड़िया लेकर आओ, वरना। उस छोटी लड़की के नाखून बड़े हो जाते हैं और पैर उल्टे। वो बहुत ही खौफनाक दिखने लगती है। नहीं देखो, मैं अभी जाकर तुम्हारी गुड़िया लाती हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कहीं तुम भाग गई तो। राधिका शॉप से निकलकर तेज स्पीड में सड़क पे चलने लगती है। उसने पलट के देखा तो वो लड़की साए की तरह उसका पीछा कर रही थी। राधिका देवकी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला था। राधिका अंदर गई, वहां कोई नजर नहीं आया, बस सामने वो गुड़िया रखी थी। राधिका चुपचाप गुड़िया को उठा के वहां से आने लगती है। पीछे से आवाज आती है, रुको, ये क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया कहाँ ले जा रही हो? देखो देवकी, ये गुड़िया मुझे ले जाने दो, वरना वो लड़की। ओह, तो उसने तुम्हें डराया। उसे तो मैं बुलाती हूँ। गुड़िया, जरा यहाँ आना बेटा। मम्मा, क्या हुआ? मेरी लाडो गुड़िया को बहुत पसंद है। देखो ना, 10 साल की हो गई, अब तक डॉल से खेलती है। ये तो वही लड़की है, और ये 10 साल की नहीं 5 साल की है। हाँ, लेकिन जब उस कार एक्सीडेंट में मर गई तब 5 की थी, अब तो 10 की हो गई है ना। मतलब ये मेरी बेटी है और मरने के बाद भी मेरे साथ है। इसे ना लोरी सुन के ही नींद आती है और डॉल्स इसे बहुत पसंद है। राधिका बुरी तरह से घबरा के भागती है। भागते भागते मेन रोड पे आ जाती है। वहीं उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर राधिका की मौत के बाद केशव को पास वाले घर से बच्चे के रोने और लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। हॉरर कहानियां टीवी। जाग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी उनकी। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत नहीं बल्कि डायन थी, क्योंकि शादी होते ही रुक्मा के पति की मौत हो गई और फिर धीरे धीरे उसके परिवार के सब लोग एक एक करके खत्म हो गए और साथ ही गांव में पड़ा अकाल। जमीन सूख गई, खेती सूख गई, लोग भूखे मरने लगे। रुक्मा को गांव से बाहर निकाल दिया गया और तब से वो गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कोई भी रुक्मा के घर के आजू बाजू से गुजरता तक नहीं था। एक दिन गांव के रहने वाले रतन और उसकी पत्नी आनंदी को दूसरे गांव से आते वक्त रात हो गई
और अंधेरे में रास्ता भटक के वो रुकमा की झोपड़ी के पास जा पहुंचे। अरे आनंदी, ये क्या हो गया? हम तो रुकमा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप, ये डायन हमको खा जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से। तभी रुकमा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। डर की वजह से आनंदी और रतन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या थी किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे भाई, लगता है उस डायन रुकमा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। वो दोनों आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए? मालिक, हमें रुकमा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी, तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है, उसमें तुम दोनों रुकमा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुकमा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की तरफ चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वो तीनों रुकमा की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद, ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक, ये भभूत अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ, लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी चुपके से सोती हुई रुकमा देवी के ऊपर वार करते हैं। एक जोरदार चीख से वो इलाका गूंज उठता है। लेकिन अचानक रुकमा के शरीर से जो खून बहता है उसका रंग नीला था। ये देखकर वो दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये, और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ पे लटकी हुई थी। ये देखकर वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भागे। लेकिन तभी एक बेहद डरावनी औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई। वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो
और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला। रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है? अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं गई। क्योंकि असली डायन मैं हूँ और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों आदमी पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा गांव खुद की नदी बन चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और रुक्मा के मरे हुए घर वाले उन लाशों को खा रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों का भी वही हाल हुआ।